Today we are going to start with MP विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, MP एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012। इस एक्ट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं एंड 26 सेक्शंस हैं। तो कमिंग टू चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 इसका कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कितना होगा, तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि इसका एक्सटेंट होल ऑफ मध्य प्रदेश है। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी डेट एनफोर्समेंट डेट तय करी थी 15 फरवरी 2012। फिर आते हैं इसके डेफिनेशंस पे। सबसे पहले एक्ट, जहाँ पे भी एक्ट लिखा हो उसका मतलब होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो जहाँ पे द एक्ट लिखा होगा वहाँ पे हम मानेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करी गई है, लेकिन जहाँ पे दिस एक्ट लिखा होगा वहाँ पे हम यही मान लेंगे कि यही वाले एक्ट की मतलब एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम की बात करी गई है। फिर दूसरी डेफिनेशन है ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर मतलब कोई भी सर्विंग ऑफिसर जो हायर जुडिशियल सर्विस को बिलोंग करता है एंड जो सेशंस जज या एडिशनल सेशन जज है या रह चुका है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14, वो होगा ऑथराइज्ड ऑफिसर। कोड, जहाँ पे भी कोड लिखा है ना इस एक्ट में, उसका मतलब है CRPC। डेक्लेरेशन का मतलब क्या है? डेक्लेरेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस मतलब अ डेक्लेरेशन मेड अंडर सेक्शन 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। ठीक है, किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई भी डेक्लेरेशन सेक्शन 5 में करी जाती है तो वही कहलाती है डेक्लेरेशन। इस एक्ट में कहीं भी डेक्लेरेशन लिखा है मतलब सेक्शन 5 की डेक्लेरेशन की बात हो रही है। ई इज ऑफेंस। ऑफेंस मतलब क्या होता है? कोई भी क्रिमिनल कंडक्ट, मिसकंडक्ट, कोई भी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट जिसकी वजह से सेक्शन 13(1)(e ऑफ द एक्ट हमने अभी देखा क्या होता है। एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 का 1(e) अगर देखें, वो अगर सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है किसी क्रिमिनल मिसकंडक्ट की वजह से, चाहे इंडिपेंडेंटली मतलब चाहे वो सेक्शन अकेला अट्रैक्ट हो रहा है या फिर IPC के कोई ऑफेंस के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस क्रिमिनल मिसकंडक्ट के ऑफेंस को कहा जाएगा कि ये क्या है? ऑफेंस है। ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। फिर F स्पेशल कोड। स्पेशल कोड मतलब ऐसा कोड जो सेक्शन 3 में एस्टैब्लिश करा गया है। सेकेंड चीज़ क्या कही गई है? सेकेंड सबसेक्शन कहता है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन आर नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द कोड और द एक्ट शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द कोड और द एक्ट। मतलब CRPC में कोड मतलब CRPC और एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई चीज़ डिफाइन करी गई है, कोई वर्ड का यूज़ करा गया है, लेकिन इस वाले एक्ट में मतलब MP विशेष न्यायालय अधिनियम में अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं करी गई है लेकिन CRPC में या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिफाइन करी गई है, तो हम वही मीनिंग लेंगे जो CRPC या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दिया गया है। फिर आते हैं चैप्टर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स पे। तो सेक्शन 3 सबसे पहला क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसे पहले ये कि एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? नेचुरल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही है। क्यों कर रही है? पर्पज़ क्या है? स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस। कितने कर सकती है? एज मेनी एज कंसिडर्ड एडिक्वेट। उन सबको क्या कहा जाएगा? स्पेशल कोर्ट्स। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना स्टेट गवर्नमेंट को लगता है इतने कोर्ट्स होने चाहिए तो उनके हिसाब से स्पेशल कोर्ट्स होंगे उतने। उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? ऐसा जज होगा जो नॉमिनेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विद द कॉन्करेंस ऑफ हाई कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है लेकिन कॉन्करेंस होनी चाहिए हाई कोर्ट की। थर्ड, नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर नॉमिनेशन एज अ जज ऑफ अ स्पेशल कोर्ट जब तक कि, मतलब क्वालिफिकेशन क्या बताई इन्होंने, वो मेंबर होना चाहिए हायर जुडिशियल सर्विस का एंड हैज़ बिन अ जज, सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज इन द स्टेट, या फिर अभी वो है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, या तो रह चुका है या अभी है और हायर जुडिशियल सर्विस का मेंबर है, तभी वो स्पेशल कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन पाएगा। ये था सेक्शन 3। फिर है सेक्शन 4 कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय स्पेशल कोर्ट्स। तो इसमें ये कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट्स कौन से केसेस का कॉग्निजेंस ले सकती है। तो ऐसे केसेस जो इंस्टीट्यूट होते हैं स्पेशल कोर्ट में ऑब्वियसली उनका कॉग्निजेंस तो ले ही सकती है, और दूसरे ऐसे केसेस जो ट्रांसफ़र करे जाते हैं स्पेशल कोर्ट को अंडर सेक्शन 10। तो ये जो सेक्शन 10 है उसमें क्या होता है? सिर्फ ये होता है कि ट्रांसफ़र करे जाते हैं कुछ केसेस स्पेशल कोर्ट्स को हाई कोर्ट के द्वारा। तो 2 टाइप के ऑफेंसेस हो गए जिनको स्पेशल कोर्ट जिनके कॉग्निजेंस ले सकती है। ये पहले MCQ में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर है सेक्शन 5 डेक्लेरेशन ऑफ केसेस टू बी डेल्ट विद अंडर दिस एक्ट। डेक्लेरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डेक्लेरेशन की बात करता है सेक्शन 5। इसमें ये कहा गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेसी एविडेंस तो एग्जिस्ट करता है ये बिलीव करने के लिए कि कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ है,
और किसके द्वारा हुआ है ऑफेंस? जो ऐसा पर्सन है जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, या फिर ऐसा पर्सन जो पहले पब्लिक सर्वेंट था या फिर अभी पब्लिक सर्वेंट है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पहली चीज़, या तो अभी है या पहले था। ये जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है ये आप कहाँ से देखोगे? सेक्शन 2C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से देखोगे। और अगर प्राइमा फेसी एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है और ये स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। क्या कर देगी? डिक्लेयर टू दैट इफेक्ट इन एवरी केस इन विच इट इज़ ऑफ द अफॉरसेड बिलीफ, कि हम ये सोचते हैं कि इन्होंने ऑफेंस किया है, ये डिक्लेरेशन आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो डिक्लेरेशन है दैट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। फिर आते हैं सेक्शन 6। अब इस डिक्लेरेशन का इफेक्ट क्या होगा ये देखते हैं। तो इफेक्ट क्या होगा इसका? On such declaration being made, notwithstanding anything in the code or any other law for the time being in force, any prosecution, अगर कोई भी prosecution होता है in respect of any such offence, तो वो कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगा। डिक्लेरेशन के बाद अगर कोई भी prosecution उस पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड होता है तो वो सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही हो सकता है। ये होता है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। दूसरी चीज़ क्या है? अगर कोई डिक्लेरेशन किया गया है सेक्शन 5 में और वो रिलेट करता है टू एन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ प्रोसिक्यूशन हैज़ बिन ऑलरेडी बीन इंस्टीट्यूटेड, ये ऐसा केस है जहाँ पे प्रोसिक्यूशन पहले से ही इंस्टीट्यूट हो गया था, उसके बाद कोई डिक्लेरेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो कोर्ट में पेंडिंग है, पेंडिंग इन अ कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट नहीं है अंडर दिस एक्ट। तो ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको मान लिया जाएगा कि ये ट्रांसफर हो गई हैं टू स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ द ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट। ठीक है, तो क्या कह लिया इन्होंने कि जो स्पेशल कोर्ट है वो ही ट्राई करेगा ऐसे केसेस जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑलरेडी हो चुका है अंडर सेक्शन 5, और अगर डिक्लेरेशन बाद में होता है प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होने के बाद, तो वो वाला केस ट्रांसफर हो जाएगा नॉर्मल कोर्ट से स्पेशल कोर्ट को। फिर आता है सेक्शन 7, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ स्पेशल कोर्ट एज टू ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ये क्या कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट है ना, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होता है किसी भी पर्सन को ट्राई करने का जिसने अलेजेडली कमिट किया है, क्या किया है? ऑफेंस किया है, जिस ऑफेंस के रिगार्डिंग में सेक्शन 5 में डिक्लेरेशन हुआ है। अब वो जो पर्सन है ना जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस का ट्रायल हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेटर भी हो सकता है, या अबेटर भी हो सकता है। एंड ऑल ऑफ देम कैन बी जॉइंटली ट्राइड एट वन ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द कोड, मतलब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जॉइंट ट्रायल भी हो सकता है इन तीनों का, या फिर इन तीनों में से एक का भी ट्रायल हो सकता है स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ये ज्यूरिसडिक्शन रखता है स्पेशल कोर्ट। फिर है सेक्शन 8, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो प्रोसीजर एंड पावर कौन सी होंगी? जो सीआरपीसी में दी गई है, फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बिफोर अ मजिस्ट्रेट, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा किसके द्वारा? स्पेशल कोर्ट के द्वारा, जब वो ऑफेंसेस ट्राई कर रहे हैं इस एक्ट में। सेकेंड, सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। दिस एक्ट में बात करिए, द एक्ट नहीं लिखा है, तो दिस एक्ट मतलब यही वाला एक्ट, मतलब एमपी विशेष न्यायालय अधिनियम के इसमें जो भी प्रोवाइडेड है उसको छोड़ के जो प्रोविजंस है ना कोड के, कोड मतलब सीआरपीसी के, एंड एक्ट के मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं, अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट से, तो वो अप्लाई होंगे टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट, एंड फॉर द पर्पस ऑफ द सेड प्रोविजंस द पर्सन्स कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कि जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है स्पेशल कोर्ट के सामने, उस प्रोसिक्यूटर को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? तो उसका आंसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। एक और ऑप्शन था उसमें कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोलते हैं क्या? तो कोई भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ही शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये याद रखना है सेक्शन 8 का। फिर थर्ड सब सेक्शन क्या बोलता है कि स्पेशल कोर्ट में पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय इट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन इज कन्विक्टेड। बस ये बता दिया है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या कर सकता है? सेंटेंस भी पास कर सकता है, ऐसा सेंटेंस जो लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है। फिर सेक्शन 9 क्या है? अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अपील जाती किसको है, तो स्पेशल कोर्ट की अपील जाती है हाई कोर्ट को। अपील जाती किस चीज़ पे? बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अपील्स फैक्ट्स पे होती है कि लॉ पे होती है कि दोनों पे होती है, तो आंसर क्या होगा? दोनों पे होती है, फैक्ट्स एंड लॉ पे।
फिर सेकंड चीज़ क्या है, नो अपील और रिविजन शैल लाई इन एनी कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। ठीक है, ये जो दे दिया ना सबसेक्शन 1 बोर्ड, ठीक है, इसके अलावा नो अपील और रिविजन, इसका मतलब अपील अगर होती है तो किसको होती है, हाई कोर्ट को होती है, और रिविजन तो होता ही नहीं है। फिर थर्ड चीज़ क्या है, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज ऑब्वियसली आप कहाँ से गिनोगे, डेट ऑफ जजमेंट से गिनोगे एंड सेंटेंस ऑफ अ स्पेशल कोर्ट से गिनोगे। अगर सेंटेंस से अपील है तो सेंटेंस वाली डेट से गिनोगे, जजमेंट से है तो जजमेंट वाले डे से 30 डेज के अंदर अपील करनी पड़ेगी हाई कोर्ट को। प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, अगर क्या है, रीजंस हैं जो रिकॉर्ड करेगा हाई कोर्ट की सफिशिएंट कॉज था अपील नहीं करने के लिए विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो हाई कोर्ट 30 डेज के बाद भी एंटरटेन कर सकता है अपील। ठीक है, ये था सेक्शन 9 अपील। फिर है सेक्शन 10 ट्रांसफर ऑफ केसेस। तो ये क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग द ऑर्डर प्रोविजन अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इट वुड बी ओपन टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है केस एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट को। सिंपल सी बात है, बस ये याद रखना है कि किसके पास पावर है जो ट्रांसफ़र केसेस, तो वो हाई कोर्ट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, फिर है सेक्शन 11 स्पेशल कोर्ट नॉट बाउंड टू अजर्न अ ट्रायल। अ स्पेशल कोर्ट शैल नॉट अजर्न एनी ट्रायल फॉर एनी पर्पज अनलेस सच अजर्नमेंट इज इन इट्स ओपिनियन नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो जब भी अजर्नमेंट ग्रांट करता है ना कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जब भी अजर्नमेंट ग्रांट करता है तब उसे वो अजर्नमेंट नेसेसरी लगना चाहिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस लगना चाहिए, और वो रीजंस रिकॉर्ड भी करे जाएंगे स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि हमने अजर्नमेंट क्यों दिया। फिर सेकंड चीज़ क्या है, जो स्पेशल कोर्ट है वो एंडेवर करेगा कि कोई भी ट्रायल जो है ना उसका मतलब कोई भी ट्रायल खत्म हो जाए, कब कितने टाइम में ख़त्म हो जाए, फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन। तो 1 साल के अंदर जब से भी इंस्टीट्यूट हुआ है कोई भी केस, उसके 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाए, ये ट्राई किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा। ये था सेक्शन 11। फिर है सेक्शन 12 प्रिसाइडिंग जज में एक्ट ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड बाय हिज प्रेडेसेसर। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट है वो एविडेंस पे देख रहा है, एविडेंस रिकॉर्ड करे गए हैं किसी प्रेडेसेसर, मतलब जो मेरे से पहले, आज मैं जज हूँ और मुझे आज डिसीजन देना है, लेकिन एविडेंस मेरे पहले जो जज थे उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो मैं उस पर भी एक्ट कर सकती हूँ और जजमेंट पास कर सकती हूँ। ठीक है, फिर है चैप्टर 3 कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 13 कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, where the state government on the basis of prima facie evidence have reasons to believe that any person who has held or is holding public office is or has been a public servant has committed the offence. The state government may, whether or not the special court has taken cognizance of the offence, authorize the public prosecutor for making an application to the authorized officer for confiscation under this act of the money and other property which the state government believe the said person to have procured by means of the offence. तो confiscation of property क्या है, सबसे पहले तो कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, हाई कोर्ट नहीं कर सकती, स्पेशल कोर्ट नहीं कर रही है, कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस है जिससे उन्हें क्या लग रहा है कि जो भी पर्सन है ना जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है या जो पहले रह चुका है, उन्होंने क्या किया है, ऑफेंस किया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फिस्केट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी। चाहे स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो या ना लिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है प्रॉपर्टी। कैसे कर सकती है, ऑथराइज कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप एक एप्लीकेशन लगाओ, किसको लगाओ, ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगाओ कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी है आप कॉन्फिस्केट कर लो इस पर्सन की प्रॉपर्टी या मनी जो स्टेट गवर्नमेंट को लगती है कि इन्होंने ऑफेंस करके प्रोक्योर करी है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ऑफेंस हमेशा करता कौन है, पब्लिक ऑफिसर करता है या पब्लिक सर्वेंट करता है, चाहे वो आज हो या पहले रह चुका हो पब्लिक सर्वेंट। फिर ये जो एप्लीकेशन लगाई जाती है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, ये एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ ये एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट होना चाहिए या एक से ज़्यादा एफिडेविट होना चाहिए जिसमें क्या होगा, ग्राउंड्स होंगे कि हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है, और अमाउंट ऑफ मनी डाल दी जाएगी एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो प्रोक्योर करी गई है ऑफेंस के द्वारा, मतलब जो हमारा बिलीफ है कि इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी या इतनी अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी या मनी इन्होंने प्रोक्योर करे ऑफेंस है, तो वो लिख देंगे हम उस एफिडेविट में, ये मेंशन कर देंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए एप्लीकेशन में कि कौन सी लोकेशन से ये मनी लिया गया है या कौन सी लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी या ये मनी पाया जाएगा, एंड दूसरे पर्टिकुलर्स जो भी रेलेवेंट होंगे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एप्लीकेशन में मेंशन करी जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा।
फिर है सेक्शन 14 नोटिस फॉर कॉन्फिस्केशन। जब भी ये एप्लीकेशन आती है सेक्शन 13 में, तो ये जो ऑथराइज ऑफिसर है ये क्या करेंगे, एक नोटिस दे देंगे। किसको दे देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में ये एप्लीकेशन आई है, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सन अफेक्टेड, ठीक है। और उसे क्या बोलेंगे हम कि आप है ना विद इन सच टाइम, जो स्पेसिफाई करा गया नोटिस में, जो 30 डेज से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, नॉट लेस देन 30 डेज, या तो 30 डेज या उससे ज़्यादा। तो इतने डेज में आप आगे क्या करो, शो कॉज करो। क्या शो कॉज करो, इंडिकेट करो द सोर्स ऑफ योर इनकम, अर्निंग्स और असेट्स, जिसमें से आउट ऑफ विच और बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज़ एक्वायर्ड सच मनी और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दिखा दो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना है, और आपने ये प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करी, खुद से करी तो कैसे करी, एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज, एंड दूसरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी शो कॉज करने में उसकी हेल्प कर सकती है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको कॉन्फिस्केट क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें शो कॉज कौन करेगा, वही पर्सन करेगा जो अफेक्टेड पर्सन है। तो आप उसको नोटिस दे देगा। कौन दे रहा है नोटिस, ऑथराइज्ड ऑफिसर दे रहा है। और कितने दिन का नोटिस है, नॉट लेस देन 30 डेज का नोटिस है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर कोई नोटिस आ गया है, where a notice under subsection 1 to any person specified any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person, ठीक है। अगर कोई वो जो प्रॉपर्टी या मनी है वो किसी और पर्सन ने होल्ड करके रखी है ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पर्सन, तो वो जो पर्सन है जो होल्ड कर रहा है ना, उसको भी नोटिस दे दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करना चाह रहे हैं हम। Third, notwithstanding anything contained in subsection 1, the evidence, information and particulars brought on record before the authorized officer by the person affected or the state government shall be open to be rebutted in the trial before the special court, provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the special court under this act। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी एविडेंस, इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स जो रिकॉर्ड में लाए गए हैं बिफोर द ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो भी पर्सन अफेक्ट हुआ है वो लाया है इनको, तो ये सब चीज़ें जो है ये ओपन रहेंगी टू बी रिबिटेड, मतलब इनके खिलाफ गवाही दी जा सकती है, इनके खिलाफ एविडेंस दिया जा सकता है जब भी ट्रायल चलता है बिफोर द स्पेशल कोर्ट, प्रोवाइडेड ये जो रेबिटल होगा ना, दैट शैल बी कन्फाइंड टू द ट्रायल फॉर डिटर्मिनेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ द गिल्ट ऑफ ऑफेंडर। तो ऑफेंडर सिर्फ खुद की गिल्ट के आसपास ही इसका रेबिटल करेगा। फिर है सेक्शन 15 कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्या करेगा, जो भी शो कॉज करने आया था उस इंसान की बात सुन लेगा, उसके बाद क्या होगा, अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसने दे दी, सुन लिया सारी चीज़ें, उसके बाद वो फाइंडिंग रिकॉर्ड कर लेगा कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने इलीगली एक्वायर करी कि लीगली एक्वायर करी। सेकंड, वेयर द ऑथराइज्ड ऑफिसर स्पेसिफाइज कि सम ऑफ द मनी और प्रॉपर्टी और बोथ रेफर टू इन द शो कॉज नोटिस आर एक्वायर्ड बाय मीन्स ऑफ द ऑफेंस बट इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली सच प्रॉपर्टी और मनी। तो क्या करेगा ऑथराइज्ड ऑफिसर, क्या बोल रहा है कि आपने ऑफेंस किया है और उसी से आपने कुछ पैसा और कुछ प्रॉपर्टी अक्वायर करी है, लेकिन ऑथराइज्ड ऑफिसर ये स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि कितनी मनी और कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने अक्वायर करी है। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर उसके हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट जो भी उसको लगता है वो बोल देगा कि आपने ये अक्वायर करा है बाय मीन्स ऑफ द ऑफेंस, एंड उससे रिलेटेड फाइंडिंग रिकॉर्ड कर लेगा अंडर सबसेक्शन 1। Third, where the authorized officer records a finding under this section to the effect that any money or property have been acquired by means of the offence, तो साथ ही में ऑथराइज्ड ऑफिसर ये डिक्लेयर कर देगा कि ये जो मनी या प्रॉपर्टी है बोथ या फिर एक चीज़ उनमें से सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ये अब कॉन्फिस्केट हो गई हैं। किसको हो गई हैं, टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल द इनकम ब्रांचेस, प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो जो अफेक्टेड पर्सन है उसने क्या करा, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट हो रही है वो डिपॉजिट कर दी ऑथराइज्ड ऑफिसर को, तो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं होगी। फोर्थ चीज़ ये है कि अगर कोई शेयर इन अ कंपनी है वो कॉन्फिस्केट हो गया है टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, तो जो कंपनी है शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कंपनीज एक्ट और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या करेगी कंपनी, रजिस्टर करेगी एज द ट्रांसफरी ऑफ सच। किसको रजिस्टर करेगी, एज अ ट्रांसफरी स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब क्या बोलेगी कि हमने ये शेयर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है, ऐसा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बाय द कंपनी। फिफ्थ क्या है, एवरी प्रोसीडिंग फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी और बोथ अंडर दिस चैप्टर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। सर्विस ऑफ नोटिस से 6 महीने गिन के हमें इसके अंदर अंदर पूरा प्रोसीडिंग ख़त्म करनी है जो भी कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है।
फिर 6 क्या है, द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन पास्ड अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट टू द ऑर्डर पास्ड इन एनी अपील इफ एनी अंडर सबसेक्शन 17 बी फाइनल। ठीक है, तो ये कह दिया कि जो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन है वैसे तो फाइनल होता है अनलेस इसमें कोई अपील करी जाती है। ठीक है, तो फाइनल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन सेक्शन 17 में इसके अगेंस्ट अपील करी जा सकती है। फिर आते हैं सेक्शन 16 में, ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड। इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि सेक्शन 14 में अगर नोटिस दे दिया, नोटिस ऑफ कन्फिस्केशन, ठीक है, किसी भी मनी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन ये नोटिस आने के बाद भी वो जो पर्सन है ना, पर्सन अफेक्ट जो होने वाला है इससे, वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है इसको, किस चीज़ को, प्रॉपर्टी को या मनी को। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स हम लोग क्या मानेंगे, इस एक्ट में जो भी प्रोसीडिंग चलेगी ना उसमें हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रांसफ़र है ना वो वॉइड है। एंड अगर ये मनी या प्रॉपर्टी दोनों ही सब्सिक्वेंटली स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट होते हैं सेक्शन 15 में, तो ये जो ट्रांसफ़र है ना इसको हम मानेंगे कि ये नल एंड वॉइड है। तो ये था सेक्शन 16। फिर है सेक्शन 17, अपील। एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर, तो अपील किसको करेगा, ये पर्सन हाई कोर्ट को करेगा। कितने दिन में करेगा, 30 डेज़ के अंदर करेगा फ्रॉम द डेट जब से भी ऑर्डर पास हुआ है वो जिसके अगेंस्ट वो अपील कर रहा है। सेकंड है कि अगर कोई भी अपील करी जाती है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा पार्टीज़ को और ऑर्डर पास कर देगा, सिंपल सी बात है। थर्ड चीज़ क्या है कि जो भी अपील करी जाती है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। मतलब ये ऐसा प्रेफर्ड है कि मतलब ये प्रेफर्ड वे ऑफ डीलिंग विद द अपील है कि 6 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड स्टे ऑर्डर इफ एनी पास्ड इन एनी अपील शैल नॉट रिमेन इन फोर्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील। मतलब स्टे ऑर्डर भी अगर कोई लगाया गया है तो वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। फिर है सेक्शन 18, पावर टू टेक पोजेशन, वेयर एनी मनी और प्रॉपर्टी और बोथ हैव बीन कॉन्फिस्केटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। तो जो कंसर्न ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे पर्सन अफेक्टेड को या फिर एज वेल एज एनी अदर पर्सन को जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है कि आप क्या करो, अब क्योंकि आपकी क्या हो गई है प्रॉपर्टी, तो स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट होगी, अब आप क्या करो, सरेंडर कर दो या पोजेशन दे दो। किसको दे दो, ऑथराइज्ड ऑफिसर को दे दो या फिर कोई भी और पर्सन जो ऑथराइज्ड ऑफिसर बोलता है कि इसको दे दो, प्रोवाइडेड दैट द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ एंड बीइंग सेटिस्फाइड। अब ये क्या बोलते हैं कि हम तो ना, ये जो पर्सन अफेक्टेड है ना, ये क्या बोलता है कि मैं तो इस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ एंड आप क्या करो, मुझसे वो ले लो, रेंट ले लो। तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो मान भी सकती है ये बात, तो क्या कर सकते हैं वो, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेसिंग हिम इमीडिएटली, एकदम से वो घर नहीं ढूंढ पाएगा इसलिए आप एकदम से डिस्पोजेस नहीं करता ऑथराइज्ड ऑफिसर उसको, और उसको परमिट कर देता है कि तुम लिमिटेड पीरियड के लिए इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लो ऑन पेमेंट ऑफ market rent to the state government and thereafter such person shall deliver the vacant possession of the property। ठीक है, तो जो लिमिटेड पीरियड है वो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि चलो 3 महीने तक या 6 महीने तक या 7 महीने तक तुम इस प्रॉपर्टी पर रहो, इसका रेंट स्टेट गवर्नमेंट को दो और उसके बाद वेकेंट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दे दो स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा बोला जा सकता है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा अफेक्टेड पर्सन को। सेकेंड, इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेज और फेल्स टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर, तो क्या होगा, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर मे टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मे फॉर द पर्पज यूज़ फोर्स। अब फोर्स कैसे यूज़ करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर, वो हमेशा ही पुलिस ऑफिसर की मदद से यूज़ करता है और पुलिस ऑफिसर जो है वो बाउंड होगा कि उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा विद द ऑर्डर्स ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। फिर सेक्शन 19 है, रिफंड ऑफ कॉन्फिस्केटेड मनी और प्रॉपर्टी। इसमें क्या हुआ, अगर कोई ऑर्डर सेक्शन 15 में कॉन्फिस्केशन का आया था वो मॉडिफाई हो गया या फिर अनल हो गया, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, अपील में हुआ, और वेयर द पर्सन अफेक्टेड इज अक्विटेड बाय द स्पेशल कोर्ट, या फिर ट्रायल के दौरान ही उसका अक्विटल हो गया स्पेशल कोर्ट के द्वारा, तो अब क्या होगा, उस पैसा और मनी का वो रिटर्न हो जाएगा टू द पर्सन अफेक्टेड। और अगर रिटर्न नहीं हो पा रहा है तो जितने वैल्यू की वो प्रॉपर्टी थी उतना पैसा मिल जाएगा उसको। और ये कैसे गिना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्फिस्केशन वाली रेट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्फिस्केशन। ठीक है, जब से कॉन्फिस्केट हुई उसकी प्रॉपर्टी तब से 5% पर एनम जितना भी होता है उतना उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पर। फिर आता है चैप्टर 4, मिसलेनियस। सेक्शन 20, नोटिस और ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड फॉर एरर इन डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एरर आता है इन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन, और लेकिन उस एरर से क्या होता है, आइडेंटिफिएबल ही रहते हैं वो प्रॉपर्टी और पर्सन, तो ये एरर क्या होगा,
अगर इस एरर के वजह से कोई डिक्लेरेशन होता भी है तो वो डिक्लेरेशन इनवैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन फिर भी आइडेंटिफिएबल ही थे। आइडेंटिफिएबल मतलब उन्हें पहचान सकते थे। फिर है सेक्शन 21 एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ना, ये हमेशा एडिशनल एक्ट माना जाएगा और ये नहीं माना जाएगा दैट इट इज़ इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड नथिंग कंटेन शैल एग्जेम्प्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग विच माइट अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये एक्ट एडिशनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट अगर किसी और एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग दर्ज होती है तो वो भी इंस्टीट्यूट अगर हुई है तो चलेगी ही उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये एक्ट इन डेरोगेशन ऑफ अदर एक्ट्स नहीं है, एडिशनल है, तो दोनों में चलेगी उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग। फिर है सेक्शन 22 बार टू अदर प्रोसीडिंग्स। अब इसमें ये कह दिया कि जो सेक्शन 9 है एंड सेक्शन 17 है उसको छोड़ के, दोनों ही अपील के सेक्शंस हैं, उसको छोड़ के इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं करी जाएगी किसी भी कोर्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी और प्रॉपर्टी और बोथ। जो सेक्शन 15 में हम कन्फिस्केट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में नहीं करी जाएगी अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 17 को छोड़ के। मतलब अपील होगी तो ठीक है, लेकिन कोई और प्रोसीडिंग नहीं होगी उसके अगेंस्ट। फिर है सेक्शन 23 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो ये यही है कि अगर कोई गुड फेथ में कोई भी एक्शन लिया जाता है इन पर्सुएंस ऑफ दिस एक्ट तो कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो भी एक्ट कर रहा है। 24 क्या है? पावर टू मेक रूल्स। तो पावर टू मेक रूल्स स्टेट गवर्नमेंट की होगी। जो भी इस एक्ट के लिए नेसेसरी रूल्स बनाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है एंड वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाएंगे। फिर 25 ये है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल प्रिवेल इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी। अगर किसी भी एक्ट के साथ इनकन्सिस्टेंसी होती है तो ये वाला एक्ट प्रिवेल करेगा, मतलब MP विशेष न्यायालय अधिनियम प्रिवेल करेगा किसी भी और एक्ट पे। फिर 26 क्या है? पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी कौन रिमूव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करेगा। और एक और चीज़ ये कह दी कि नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस सेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गया। सो दैट्स ऑल फॉर MP विशेष न्यायालय अधिनियम 2011।